गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेगा माइंड स्टडीज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लेक्चर्स की इस सीरीज में हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझाएं और साथ में जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में उसके बारे में भी आपको बताएं। तो शुरू करते हैं हम आपके सब्जेक्ट साइंस का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चैप्टर 1 आप लोगों को है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। मतलब डेली लाइफ में अगर आप कंसिडर करेंगे कि हमारे आसपास क्या चल रहा है तो आपको देखने में आता है इफ मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। मतलब अगर आप दूध को गर्मी के दिनों में खुला छोड़ देंगे तब क्या होगा। तो यू नो वेरी वेल द मिल्क विल कन्वर्ट इनटू कर्ड। जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा एन आयरन तवा पेन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। तो आप देखते हैं कि अगर आप लोहे के किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर उस पर कलर नहीं है ना, अगर आपने उस पर किसी तरीके से ऑयल पेंट नहीं किया है तो इट गेट्स कोरोडेड। तो क्या होगा बेटा? कोरोजन। ठीक है, कोरोजन हो जाएगा। क्लियर है? तो ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। तो ये आप लोग जानते हैं कि व्हाट इज फर्मेंटेशन। देखिए दो टाइप की ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, एक होती है एरोबिक और एक होती है नॉन एरोबिक। ठीक है ना? तो नॉन एरोबिक जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें एयर की लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीडेशन किया जाता है। तो फर्मेंटेशन का मतलब होता है एयर की लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीडेशन करना। ठीक है? तो ग्रेप्स को अगर आप फर्मेंटेट करोगे तो उसकी जो शुगर है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। ठीक है? इसके अलावा फूड इज फूड, यू नो वेरी वेल। घर पर मम्मी डेली खाना बनाती है, आप देखते हैं कि इनिशियल मटेरियल कुछ और लिया है और खाना पकने के बाद बनने के बाद कुछ और हो जाता है। ठीक है? इसके अलावा फूड गेट्स डाइजेस्टेड। तो डाइजेशन की प्रोसेस आप लोगों को जनरली बायोलॉजी में पढ़ेंगे आप लोग। तो आप लोग देखेंगे कि जो हम कॉम्प्लेक्स मटेरियल खाते हैं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट को ईट किया, मेनली कार्बोहाइड्रेट, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ये किस में बदल जाएगा बेटा? ग्लूकोज में। ठीक है? इसके बाद आखिरी है वी रेस्पायर। तो हम जानते हैं कि डाइजेशन में अगर हमने कार्बोहाइड्रेट ईट किया है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज, है ना, मेनली। इसके अलावा भी मटेरियल बनते हैं लेकिन अभी हम मेन मटेरियल की बात करें तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2 H2O एंड यू गेट एनर्जी। ठीक है बेटा? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे डेली लाइफ में हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही है। ठीक है? अब हम समझते हैं, देखिए देखिए दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है ना? फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जिनमें सिर्फ मटेरियल की स्टेट बदले, मींस सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। ये फिजिकल चेंजेस है। लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री तो केमिकल चेंजेस पर बात करेंगे। तो इन्हीं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? दोज चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, या ऐसे चेंजेस जिनमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इन्हीं केमिकल चेंजेस को समझने के लिए आपकी एनसीईआरटी की बुक में है एक्टिविटी 1.1। ठीक है? एक्टिविटी 1.1 जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले तो प्रिकॉशन दे दी है। ठीक है? प्रिकॉशन में क्या है कि दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। मतलब जब भी आप इस एक्टिविटी को लेबोरेटरी में परफॉर्म करें तो कोई ना कोई टीचर आपकी गाइडेंस के लिए होना चाहिए, एक चीज। दूसरी बात यह है कि यू वर सुटेबल आई ग्लासेस, क्योंकि केमिस्ट्री लैब में जब भी आप वर्क करते हैं तो कोई मटेरियल आप पर स्प्लैश आउट हो सकता है, कोई फ्लेम या उसका जो कलर है वो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आपको एक सुटेबल आई ग्लास भी वेयर करना पड़ेगा। ओके? अब हम देखते हैं एक्टिविटी क्या है। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है ना,
अगर आप डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में आपको एक मैग्नीशियम रिबन दिख रहा है। ये मैग्नीशियम रिबन जो है बेटा ये 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको लेना है, ठीक है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टंग्स। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है पेयर ऑफ टंग, है ना। लेकिन बिफोर बर्निंग इट क्या बोला गया है, बर्न इट यूजिंग अ स्प्लिट लैंप और अ बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म इन अ वॉच ग्लास, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो आपको इसको रब करना है सैंड पेपर के साथ। सैंड पेपर जैसे कि आप जानते हैं हमारे नॉर्मल घरों में जब हम यूज करते हैं लोहे पर अगर जंग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, हम रेजमाल पेपर या सैंड पेपर लेते हैं और उससे उस जंग को हटाते हैं, कोरोजन को हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक सबसे पहले बर्निंग के पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर के थ्रू रब करना है। क्यों करना है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो रिएक्टिव मेटल है ना। मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, तो जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो उस पर ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, ठीक है, जो उसके बर्निंग प्रोसेस को रेस्ट्रिक्ट करेगी। मतलब अगर आप मैग्नीशियम रिबन ले रहे हैं तो उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर अगर आपने हवा में खुला छोड़ दिया तो एक लेयर जनरेट हो जाएगी, ठीक है, ऑक्साइड लेयर। इट्स अ ऑक्साइड लेयर। तो ये ऑक्साइड लेयर जो है वो बर्निंग की प्रोसेस को रेस्ट्रिक्ट करेगी, मतलब इतना अच्छे से मैग्नीशियम नहीं जलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैग्नीशियम अच्छे से जले तो आपको इस ऑक्साइड लेयर को रेजमाल पेपर यानी कि सैंड पेपर के थ्रू क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ओके। अब जब आप मैग्नीशियम रिबन पर जो ऑक्साइड लेयर थी उसको हटा चुके, उसके बाद अब आप पेयर ऑफ टंग, ये जो दिख रहा है आपको ये टंग है, इसके थ्रू आप बर्नर की हेल्प से जलाएंगे, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैग्नीशियम बर्न होगा इट विल बर्न विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन जो है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा। अब जब आप जलाएंगे तो उसकी एश जो है नीचे वॉच ग्लास में जमा होगी। ये यहाँ पर वॉच ग्लास है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है फॉर्म होगा। अब हम आते हैं ऑब्जर्वेशन पर। ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे मैग्नीशियम रिबन्स बर्न विद अ व्हाइट डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है ना, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन जो है ये व्हाइट फ्लेम के साथ जल रहा है। इसीलिए आप लोगों को एक सूटेबल आई ग्लास वर्क करने के लिए कहा गया, क्योंकि इसकी फ्लेम जो है वो थोड़ी सी मतलब उसकी शाइन ज्यादा होती है। ओके। अब इसके बाद जब एश आप कलेक्ट करेंगे, दिस एश इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड इस तरीके से आपको दिखाई देगा वॉच ग्लास में। ये व्हाइट कलर का जो पाउडर आपको दिख रहा है, ये जो व्हाइट कलर का पाउडर आपको दिख रहा है इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है MgO। तो इस तरीके से बेटा ये आपकी एक्टिविटी 1.1 कंप्लीट होती है। अब आते हैं दूसरी एक्टिविटी की तरफ, एक्टिविटी 1.2। सॉरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं हम। व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने के पहले आपको उसको सैंड पेपर से रब क्यों करना पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। देखें यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। मैंने कहा आपको कि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, तो जब भी वो एयर में खुली छोड़ी जाएगी उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद इस लेयर को हटाने के लिए ही हमको उसको सैंड पेपर से रब करना पड़ता है, क्योंकि तभी मैग्नीशियम जो है अच्छे से बर्न हो पाएगा। ठीक है, तो एक ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन था। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है जो कि 2014 सीबीएसई की एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, व्हाइल डूइंग एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, लिस्ट 2 प्रिकॉशंस दैट शुड बी फॉलोड बाय अ स्टूडेंट्स स्टेटिंग द रीजंस ऑफ फॉर ईच। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड विद अ सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन जो है सैंड पेपर से रब किया जाना चाहिए, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया था कि उसके बिना बर्निंग की प्रोसेस में अच्छे से नहीं चलेगी। इसी टाइप से मैग्नीशियम रिबन शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम आइस सो दैट डेजलिंग व्हाइट लाइट इमिटेड डज नॉट अफेक्ट आवर आईज। तो जो वॉच ग्लास है वो आपको, सॉरी जो आई ग्लास है वो आप लोगों को वर्क करना है, ताकि जो
व्हाइट फ्लेम है उसका इफेक्ट आपकी आंखों पर ना हो। ठीक है बेटा, अब आप बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, एक्टिविटी 1.2। ठीक है, अब एक्टिविटी 1.2 क्या बोलती है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। जैसे कि आपको दिख रहा है देयर आर 2 टेस्ट ट्यूब्स, सपोज हमने यहाँ ले लिया लेड नाइट्रेट, ठीक है, एंड एड पोटेशियम आयोडाइड। दूसरी टेस्ट ट्यूब है, सपोज हमने इसमें ले लिया पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। और आप देखेंगे कि जब दोनों में रिएक्शन होगी तो एक नया मटेरियल फॉर्म होगा दैट इज येलो इन कलर एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड विल फॉर्म। क्या फॉर्म होगा, लेड आयोडाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि शुरुआत में जो आपने मटेरियल लिए दोनों टेस्ट ट्यूब में, एक तो लेड नाइट्रेट था, एक था पोटेशियम आयोडाइड, लेकिन जब मिक्स किया दोनों को आपने तो लेड जो है यहाँ से आयोडाइड के साथ मिक्स हो जाता है, आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म कर लेता है लेड आयोडाइड। और ये लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, येलो प्रेसिपिटेट। अच्छा, व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट इज एन इनसोल्यूबल मास। क्या होता है प्रेसिपिटेट? इनसोल्यूबल मास होता है। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं और एक कलेक्टिव मास बना लेते हैं जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट आपको कब दिखे होंगे? जब आपने एलम यानी कि फिटकरी को पानी में मिलाया होगा। तो जैसे ही आपने एलम यानी फिटकरी को पानी में मिलाया होगा तो आप देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स गेट्स प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ जाते हैं, एक इंसोल्यूबल मास बनता है जो कि नीचे बैठ जाता है, वो भी प्रेसिपिटेट ही है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड में आपने मिलाया है, दोनों के बीच में रिएक्शन हुई है और लेड आयोडाइड बना है, इसके येलो पीपीटी बनेंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन आप क्या लिखेंगे कि लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड एंड येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड विल फॉर्म। ये जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसी तरीके से लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट यहाँ पर आपको डायग्राम में अलग से दिखाए गए हैं, है ना बेटा? तो इस तरीके से ये हमारी आज एक्टिविटी 1.1 और 1.2 कंप्लीट हुई है। और ऐसे ही लेक्चर्स को देखने के लिए आप ज्वाइन कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल मेगा माइंड स्टडीज के नाम से बना हुआ है, और आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।